वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द स्टडी नॉम। मैं भानु गुप्ता आज आप सबके साथ दोबारा एक नए लेक्चर पर वापस आया हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप सबसे एक वादा किया था कि जैसे ही हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, जिन डेफिनेशन बेसिक्स टर्म्स को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आप सबके साथ एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा। मैं दोबारा आज जो नए बच्चे हमारे साथ लेक्चर में जुड़े, मेरी उन सबसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अगर आज आप मेरे साथ एमसीक्यूज को सीखने आए हैं, कुछ नया करने आए हैं, तो मैं एमसीक्यूज से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। आफ्टर दैट आप उस दौरान एमसीक्यूज पर आए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो और आपको सही ऑप्शन भी मार्क करने के लिए कभी सोचना ना पड़े। तो टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने देखेंगे उन्हीं बेसिक्स टॉपिक्स पे जो हमने डिस्कस किए थे। चलिए जी, तो आज जो हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो जीकेएसएसबी में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, दैट इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ क्वेश्चंस भी रीड करूंगा, 2 मिनट का पॉज भी लूंगा, और क्वेश्चन को मार्क करने से पहले आप अपनी तरफ से उसका सही एग्जैक्ट आंसर अपने पास रख लें, फिर उसके बाद मैं लास्ट में इसका सही जवाब विद एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट एसेट्स। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एसेट्स क्या होती है, प्रॉपर्टी, सिंपल वर्ड्स। तो पहले आपको यह समझना है कि मेरा इसमें से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। दूसरी, एसेट्स मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दी थी सर ने पिछले लेक्चर में, फिर जाकर आपने इन सारे ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस मार्क करना है। तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप अपना आंसर सही तरह से मार्क देख लीजिए। उसके बाद अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एसेट्स के बारे में कि एसेट्स एक, मैंने क्या बताया था, दैट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन सिंपल वर्ड्स, और एक राइट्स, प्रॉपर्टी और पोसेशन जो हमारे फ्यूचर में अर्निंग ऑफ रेवेन्यू को बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए था। ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन मुझे यह पता है कि वो लॉसेस नहीं हो सकता क्योंकि नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने से पूछा है कि एसेट्स क्या है, तो बिजनेस के वो एक्सपेंस भी नहीं होंगे। क्लियर। अमाउंट आउट बाय द बिजनेस, आउट बाय द बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसी ने मेरे पैसे लिए थे, उसने रखे हैं और मैंने उससे पैसे लेने थे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। ठीक है जी। और रिसोर्सेस आउंड बाय द बिजनेस, तो जैसा कि आप सबने इकोनॉमिक रिसोर्सेस मेरे साथ पढ़ा था, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दैट इज द रिसोर्सेस आउंड बाय द बिजनेस फॉर अर्निंग ऑफ फ्यूचर इनकम। ठीक है जी। तो बेसिकली आपको एसेट्स का मतलब पता होना चाहिए कि बेसिक्स मतलब क्या है। एसेट्स एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आउंड करता है बिजनेस फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए, जिससे आप एक रेवेन्यू अर्न कर। ये मैंने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन, इसी तरह से आपके बाकी अदर क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा पार्ट बी। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मैंने आपको बताया था एक क्या होता है, कर्जा, किसी का पैसा देना। अब ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। इनकम ऑफ द बिजनेस, तो ये तो गलत ऑप्शन है, इसको आप भूल जाइए कि ये आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, हमने तो किसी का पैसा देना। हम अपने कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। एसेट्स आउंड बाय द बिजनेस, नो, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, एक मैंने आपको बताया था पेड होता है जो पैसा दे दिया, पेएबल का मतलब अभी पैसा देना है। क्लियर। और कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज, ये तीनों ऑप्शन गलत। अब हमारे पास सही ऑप्शन क्या बचा, दैट अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। बिजनेस ने किसी का पैसा देना है,
वो एक लायबिलिटी है इन सिंपल टर्म। तो पेपर में भी आपको सही ऑप्शन ऐसे ही मार्क करने हैं। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट एसेट्स। एमसीक्यूज को देखने से पहले बच्चा अपने दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चले कि करंट एसेट्स हमें सर ने क्या पढ़ाया था। अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन एमसीक्यूज मार्क करने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन 2 मिनट के लिए बताता हूं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन ए पीरियड ऑफ द 1 ईयर। मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट एक ऐसी चीज होती है जिस चीज को आप मनी में कन्वर्ट कर ले, बट कितने पीरियड के अंदर अंदर? 1 साल के अंदर। उसमें आपको मैंने बताया था डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ऐसी एग्जांपल्स दी थी, तो उसके ऊपर भी आपको एमसी। अब आपको ये देखना है इनमें से करंट एसेट्स कौन से। क्लियर? तो अब हम चलते हैं पहले अपने ऑप्शन के बाद। लैंड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लैंड को भाई बेचते टाइम लगता है, टाइम में कन्वर्ट मनी में करना उसको टाइम लगता है, तो लैंड एक लंबे समय के लिए होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मशीनरी, दैट इज ऑल्सो नॉट ए ऑप्शन। डेटर्स, फर्नीचर, तो फर्नीचर भी जो होते हैं एक एग्जाम्पल है ये आपके लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब मैंने आपको किस में बताए थे? टेंजिबल एसेट्स में। तो टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, बट ये सारे टेंजिबल एसेट्स में और ये सारे फिक्स एसेट्स में आते हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका क्या रहा? दैट इज डेटर्स। अब बताइए, डेटर्स की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी थी। तो डेटर्स क्या होते हैं? जिन लोगों से आपने बिजनेस में पैसे वापस लेने हैं वो होते हैं डेटर्स। और वो करंट एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा वापस दे देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपके पास डेटर्स। क्लियर? और जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट लायबिलिटी। अब अगर करंट एसेट इजिली कन्वर्ट 1 साल में मनी में हो जाते हैं, तो करंट लायबिलिटी भी क्या होती है? 1 साल में पे ऑफ हो जाती है। तो ऐसा पैसा जो आप किसी का 1 साल के अंदर अंदर पैसा वेव कर दें, वो क्या बन जाती है? आपकी एक करंट लायबिलिटी। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें से सही क्या होगा। मतलब साधारण भाषा में आप ये कह लीजिए किसी का पैसा आपने 1 साल में देना है। अब उसमें से देखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो मैंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया, ये नहीं होगा। बिल्डिंग, ये भी नहीं होगा, क्यों? प्रॉपर्टी है। गुडविल, ये भी प्रॉपर्टी है बट इनटेंजिबल है। तो ऑप्शन देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको ऑप्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आप गलत वालों को बाहर निकालिए, आपका सही आंसर खुद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड इज क्लासिफाइड एज कौन सा एसेट है? और कैश इन हैंड कहां पे हमने पढ़ा था? ये मैंने लेक्चर में पीछे बताया है विद एग्जांपल्स। कौन सी टर्म्स के अंदर फॉल करता है ये भी मैंने यह सब कुछ बताया। तो कैश इन हैंड वो मेरे पास हार्ड मनी का मतलब ये है कि कैश इन हैंड जो बिजनेस में मैं डेली यूज करता हूं, दैट इज ए करंट एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। क्लियर? तो एक कैश इन हैंड जो मेरे पास पैसा होगा, तो वो मेरे किस एसेट्स का पर्टिकुलर पार्ट है? वो मेरे करंट एसेट्स का पार्ट है, क्योंकि करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर ले 1 साल के अंदर अंदर। तो कैश इन हैंड जो होता है वो मेरे पास क्या है? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में आपका इन सब में से सही ऑप्शन क्या मार्क होगा? करंट एसेट। ना तो वो फिटिशियस बनेगा, ना तो वो इंटेंजिबल बनेगा, और ना ही वो आपका फिक्स है। तो सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा? दैट इज करंट एसेट्स। आई होप ये जो मैंने आपको एमसीक्यू समझाए अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विद डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। फिर भी इनमें कोई आपको टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पिछले लेक्चर्स पे जाइए, आपको वहां पे हर एक चीज के बारे में मिलेगा। ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? किसी का पैसा देना। तो जाहिर सी बात, अभी मैंने दिए नहीं है तो मैंने किसी का पैसा देना है, तो वो क्या बन गई? एक लायबिलिटी।
तो मुझे इसमें से ये देखना है कि इन सारे में से वो कौन सा ऑप्शन है। जब मैंने मुंह से बोल ही दिया आपको कि बता दिया कि वो एक लायबिलिटी है, तो ऑप्शन तो आपके सामने है, तो आपको पेपर में सिर्फ उस ऑप्शन को सीधा मार्क कर देना है और उसका सही आंसर। बट एक्सप्लेनेशन पहले पॉइंट को क्लियर कीजिए कि पूछने वाले ने आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे। ना तो वो एसेट है, ना वो इनकम है, और ना ही वो आपकी कैपिटल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो मैं ऑप्शंस को देखने से पहले इंटेंजिबल को रिमाइंड करूंगा कि इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच वी कैन नॉट सीन एंड टच बट वी कैन मेजर इनटू द वैल्यू ऑफ द मनी। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फीस, फ्रेंचाइजेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे मैंने आपको क्या बताए थे, इंटेंजिबल एसेट। तो अब मुझे ये सारे देखने हैं, क्या मेरे क्वेश्चन में पूछे हैं, क्या मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। देखिए जी, स्टॉक, बट स्टॉक जो है वो करंट एसेट होता है, ये मैं क्लियर कर दूं जिनको नहीं पता था। फर्नीचर एसेट तो है बट वो टेंजिबल में आता है। कैश, अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में डिस्कस किया, कैश क्या है, वो करंट एसेट। तो ऑप्शन देखिए आपका ऑटोमेटिकली सही जवाब बाहर आ गया। तो आपका आंसर क्या रहा, गुडविल विच वी कैन नॉट सीन एंड टच बट वी कैन मेजर द वैल्यू इनटू द मनी, दैट इज नोन एज इंटेंजिबल एसेट। दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी जिसे हम कहते हैं, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा एक लायबिलिटी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ओडी कितनी देर की बनाई, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर तो वो शॉर्ट टर्म है तो 1 साल के अंदर, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 1 साल से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको क्या बताया, लायबिलिटी। तो पहले मुझे ऑप्शन में देखना क्या वो एमसीक्यूज दिया है, ठीक है जी। तो पहले देखते हैं करंट एसेट। देखिए ओडी में जब भी बनाऊंगा मेरी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, वो मेरी एक लायबिलिटी बनती है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिक्स एसेट भी नहीं बनाएंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी क्रिएट नहीं करेगा, तो वो मेरी क्या बना देगा बेटा, एक लायबिलिटी। वो क्या बनेगा? तो एग्जाम में यही 1 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता जब आप अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा श्योर है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। जब भी आप पढ़ें तो पहले कॉन्सेप्ट को सही देना कि उसमें कुछ छूट ना जाए, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो भी आपको पेपर में सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उस चीज का पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एमसीक्यूज के ऊपर। चलिए हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कंसीडर एज। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स का हिस्सा होते हैं। तो करंट एसेट्स आपको डेफिनेशन, कन्वर्ट इनटू द मनी विद इन ए पीरियड ऑफ द 1 ईयर। अब मुझे ढूंढना है कि वो क्या है। मैंने करंट एसेट भी बता दिया बट उन्होंने ऑप्शन में ये नहीं, उसने सिर्फ ये पूछा है ये बताइए कि वो एसेट है या लायबिलिटी। तो जब मैंने करंट एसेट बोल दिया तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि दैट इज एन एसेट। ना तो वो मेरा इनकम है, ना वो मेरे खर्चे हैं, और ना वो मेरी एक लायबिलिटी है। तो मेरा सही ऑप्शन जो होगा वो मेरा एसेट्स को बनाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एमसीक्यूज, दैट इज which of the following is not a liability। अब क्वेश्चन की क्लैरिटी समझिएगा, उसने पूछा है इन सब में से कौन सी ऐसी चीज जो है वो लायबिलिटी नहीं है। अब बच्चा कहता है लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी जो वो कर्जा है, किसी का पैसा देना है, तो वो मुझे ढूंढना है इन ऑप्शन में से वो कौन सा है। डेटर्स, एक एक करके मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। डेटर्स जो हैं वो किसी से पैसा लेना है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि मैंने खुद पैसे लेने हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायबिलिटी, इसमें से ये बताना है कि लायबिलिटी कौन सी नहीं है, और इसमें से ये बताना है कि लायबिलिटी का कौन सा हिस्सा उसके साथ नहीं अटैच करता। तो चलिए दोबारा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायबिलिटी। देखिए तो बिल्स पेबल जो होते हैं, बिल्स पेबल किसी का पैसा देना, क्रेडिटर्स किसी का पैसा देना, बैंक लोन किसी का पैसा देना,
बट डेटर किसी से पैसा लेना वो हमारे लिए बनता है हमारा एसेट्स, और ये बाकी सब क्या बनते हैं, लायबिलिटी। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था, इन सब में से कौन सी ऐसी चीज जो है वो लायबिलिटी नहीं है। तो इन सब में से जो लायबिलिटी नहीं है वो मेरे हैं डेटर्स। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है जी, चलिए इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैपिटल। तो कैपिटल, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दोबारा याद करवा देता हूं जो हमने लेक्चर में पढ़ा था। और कैपिटल के बारे में जो हमने पढ़ा था कि मैंने बताया था इट इज द अमाउंट विच इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द बिजनेसमैन आर द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, दैट इज नोन एज द कैपिटल। इट मे बी इन द शेप ऑफ द कैश और इन काइंड। जब कोई भी नया बिजनेसमैन एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो पैसा लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसका सही एमसीक्यूज ढूंढना है कि इसमें कैपिटल के बारे में क्या पूछा गया है। देखिए जी, तो कैपिटल जो है सबसे पहले हमें समझना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा कैपिटल होगा। बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर, किसी से मैंने पैसा बाहर से उठाया, वो मेरा लोन बनेगा, वो मेरी लायबिलिटी, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। विड्रॉन बाय द ओनर, पैसा निकाला, तो बेटा ये तो सीधा सीधा मुझे बता देगा मेरा ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। अर्न्ड एज कमीशन, वो मेरी बन जाती है इनकम। देखिए मैंने साथ साथ में एमसीक्यूज में ये भी बता दिया ये कौन सी कैटेगरी में, लायबिलिटी, यहां पे मेरी एक बन गई लायबिलिटी। ठीक है जी। तो तीनों ऑप्शन में कहीं कैपिटल नहीं दिखा, बट एक ऑप्शन जो हमारे पास अब बच गया है उसमें हमें क्या बोला गया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, दैट इज नोन एज द कैपिटल। तो सीधी साधारण भाषा में आपको बेसिक्स टर्म्स की जो एक्सप्लेनेशन मिली है, पहले अच्छे से वो पढ़िए, फिर एमसीक्यूज को अच्छे से देखिए, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। तो अब इसमें हमने कैपिटल के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी। अब अगले लेक्चर अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो मेरे पास पूछा गया है, दैट इज ऑन द टॉपिक ड्राइंग। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड दोबारा करवाऊंगा कि ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज टू बी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, एक ऐसा पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए या ऑफिशियल यूज के लिए। तो मैंने लेक्चर में भी ये बताया था, पर्सनल यूज होगा तो ड्राइंग वर्ड यूज होगा, ऑफिस यूज होगा तो कैश वर्ड यूज होगा। क्लियर? तो ड्राइंग का सिर्फ उसने यहां मतलब पूछा है कि होता क्या है वो बताइए। क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो ये तो पैसा किसी से लेना है तो वो डेटर्स बनेंगे, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। आगे गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ये परचेज सेल का काम आ गया। मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने आगे बेचना है, तो ये परचेज एंड सेल्स की ट्रांजैक्शन जिसे ट्रेड कहा जाता है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, तो ये भी, क्योंकि सैलरी मेरा बिजनेस का खर्चा है, बट यहां उसने मेरे से पूछा था कि ड्राइंग का मतलब बताइए कि अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। यहां तो दो यूज होंगे, या पर्सनल या ऑफिस, तो आपको सही मार्क करना है कि दोनों में से। तो मेरा सही ऑप्शन रहेगा आपके सामने जो मेरा एक पर्सनल यूज के लिए, दैट मींस द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग। देखिए जो लेक्चर में हमने पढ़ा वही लेक्चर्स के एमसीक्यूज आपके सामने बनाए, कोई अननेसेसरी डाटा नहीं, जिससे आप पहले लेक्चर्स को ध्यान से पढ़े, टॉपिक्स को समझे, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले, उसके बाद एमसीक्यूज पे। अगला एमसीक्यूज देखते हैं हमारे पास क्या है। When the proprietor withdraw cash for the personal use, अभी पीछे हमने पढ़ा पर्सनल यूज, एक क्वेश्चन प्रोप्राइटर विड्रॉ के ऊपर आ गया। तो विड्रॉ का बेटा मतलब क्या है कि जो हमने विड्रॉ पढ़ा वो मेरे पास है ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी। तो ड्राइंग के ऊपर जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वो है पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए मुझे क्या वर्ड यूज करना पड़ता है, वर्ड इज ड्राइंग। अब वो कहता है कहां रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज, क्या हम उसे करेंगे एक्सपेंस? जी नहीं, हम उसे एक्सपेंस नहीं मानेंगे। कैपिटल वो भी नहीं मानेंगे,
लायबिलिटी नहीं। और सही ऑप्शन क्या होगा? तो एग्जाम में 1 मार्क्स आप सबका। क्लियर? जब आप उसके गलत ऑप्शंस को बाहर निकालिए, सही वाला ऑटोमेटिकली आपका जवाब दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ड्रॉइंग कॉज ए डिक्रीज। कॉज का मतलब क्या है? इससे क्या नुकसान होता है और किन चीजों को वो कम करता है। तो बेटा जब भी हम पैसा निकालते हैं वो हमारी कैपिटल को कम करता है, इससे हमारी कैपिटल बढ़ती नहीं है, वो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो हमें यह पूछा गया है कि अगर हम ड्राइंग करते हैं तो उसका डिक्रीज से क्या इंपैक्ट होगा। अब इंपैक्ट किस पे ऊपर पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया, एसेट्स के ऊपर भी नहीं, लायबिलिटीज के ऊपर भी नहीं, इनकम्स के ऊपर भी नहीं। किसके ऊपर वर्ड बताया? दैट इंपैक्ट विल अराइज ओनली ऑन द कैपिटल, जिससे कैपिटल, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं इसमें। फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल लगाया 15 लाख रुपए, ठीक है जी। इसमें से आपने विथड्रॉ करवाया, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स, पैसा निकाला। मुझे घर में किसी की शादी आ गई, कोई एनिवर्सरी आ गई, मेरे घर में कोई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए, तो यही पैसा जो बिजनेस में लगाया था, इसमें से मैंने कोई 2 लाख रुपया घर के पर्सनल यूज में से निकाला, तो वो मैंने माइनस किया। मेरे पास लास्ट में बिजनेस में कैपिटल कितनी रह गई? 13 लाख। बट ये देखिए कि जब आपने 2 लाख रुपया निकाला, उससे कैपिटल पे इंपैक्ट क्या हुआ? क्या वो कैपिटल इंक्रीज हुई या वो कैपिटल डिक्रीज हुई? वो कैपिटल क्या हो गई बेटा आपके लिए? दैट इज टू बी डिक्रीज, मतलब माइनस कर दिया। इससे कैपिटल आपकी बढ़ी नहीं, घट गई। तब जाकर उसका इंपैक्ट रेफर होता है ड्राइंग का किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द कैपिटल। पिछला क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें क्या बोला गया कि कैपिटल डिक्रीज किस वजह से होती है? जब पैसा निकाला जाता है। इसी क्वेश्चन में उसका ऑपोजिट बोल रहा है कि कैपिटल इंक्रीज किस वजह से होती है और किस रीजन की वजह से, जिससे कैपिटल इंक्रीज हो जाए उसका इंपैक्ट किस रीजन की वजह से पड़ता है, वो देखिए। अब पिछले क्वेश्चन में आपने ड्राइंग पढ़ा तो यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ड्राइंग ऑप्शन नहीं होगा। पीछे बचे 3 ऑप्शंस। बिजनेस का लॉस, तो लॉस जो होता है कैपिटल को बढ़ाता नहीं घटाता है, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। पर्सनल एक्सपेंस पेड फ्रॉम द बिजनेस, जब आप अपने पर्सनल एक्सपेंस मतलब घर के खर्चे, तो पर्सनल यूज वो कैपिटल को बढ़ाती नहीं घटाती है, वो क्या होती है? अमाउंट को कम करती है। अब हमारे पास सही ऑप्शन जो रहा वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जब आपने एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में ही एग्जांपल ले रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने 15 लाख की कैपिटल लगाई, ठीक है जी। मुझे कैपिटल और बिजनेस में स्टैब्लिश करना पड़ा, मैंने उसमें 5 लाख रुपया लगाया। आज मेरी कैपिटल जो है वो बढ़कर कितनी हो गई? 20 लाख रुपए। तो वो किसके अंडर आती है? दैट इज टू बी कवर्ड इनटू द एडिशनल कैपिटल। अगर कोई बिजनेसमैन मार्केट में 15 लाख लगाकर बैठा है और उसे लगता है कि 5 लाख रुपए मुझे और चाहिए, तो वो कैपिटल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। आपको इंपैक्ट, इफेक्ट और सही एमसीक्यू उसको तब मार्क होता है जब आपको उसका एक इफेक्ट क्लियर होता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट अगला मल्टीपल देखते हैं। कहता है गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। अब पर्सनल यूज आया तो पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या वर्ड बताया था आपको? ड्राइंग। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि आप सबको इसके बारे में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उसने पूछा डेबिटेड क्या होगा? ड्राइंग। तो क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपने सही तरह, क्योंकि ये इंपैक्ट पड़ता है जर्नल एंट्रीज का। अभी आपने जर्नल एंट्रीज नहीं की और ना अभी आपने उसका कोई कॉन्सेप्ट लिया है मुझसे। अगर आप इसमें जब पर्सनल यूज के लिए, तो याद रखना उस टाइम पे ड्राइंग जो होता है वो डेबिट होता है और कैपिटल उसको ऑपोजिट क्रेडिट हो जाता है।
तो आपको इन सब में से बताना था, जब बिजनेसमैन पैसा निकालेगा तो वो पैसा निकालने के बाद वो पैसे का इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, तो वो इफेक्ट ये होगा, तब जाके हमारे पास जो ड्राइंग वर्ड है, जो हमारे पास बिजनेस में ड्राइंग दिया गया है, ठीक है जी, वो जो होगा वो डेबिट कर दिया जाएगा, बाकी सब ऑप्शन जो होंगे वो गलत मान दिए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं अगले एमसीक्यू पे, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट यूजली हैज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीछे मैंने आपको बताया ड्राइंग का क्या इफेक्ट होता है और ड्राइंग का बैलेंस कौन सा बैलेंस, मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है जी। ड्राइंग का बैलेंस आपके सामने कौन सा बैलेंस होता है, दैट इज डेबिट बैलेंस। और अब वो हमसे पूछ रहा है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा, बताओ जी कैपिटल का बैलेंस हमारे पास क्या होगा, तो बेटा अगर ड्राइंग का बैलेंस आप सबके सामने डेबिट है तो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, दैट इज टू बी क्रेडिट। सिंपल। अब आपका सही बैलेंस ऑप्शन क्या होगा, दैट इज टू बी क्रेडिट बैलेंस। तब आपको दूसरे टॉपिक्स पे जाने की जरूरत ही नहीं, इतना सोचने की नहीं, आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर फोकस करना है। जस्ट जेकेएसएसबी आपसे एक कॉन्सेप्ट आइडिया लेगा कि इसका इफेक्ट इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट क्या होगा, आपको उन्हीं चारों ऑप्शंस में से मार्क कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये भी एक नंबर जो होगा एग्जाम में आप सबके सामने आपके हाथ में होगा। चलिए नेक्स्ट आता है, हमारे पास पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ट्रीटेड एज, देखिए अगर ड्राइंग है, मैंने आपको पीछे बताया ये सीरीज वैसे ही टॉपिक में चलती आ रही है, जो ड्राइंग है उससे कैपिटल बढ़ती है घटती है, डिक्रीज होती है। ड्राइंग से कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बेटा इसी का हिस्सा है, इससे बढ़ नहीं जाएगी, इससे भी क्या होगी, डिक्रीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस। किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे 15 लाख, ड्राइंग मैंने पीछे लिया 2 लाख, और मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया कितना, 1 लाख। माइनस कीजिए, दोनों का इंपैक्ट कितना रहा आपके सामने, 12 लाख रुपए। तो आप यहां पे ये देखिए कि आपने कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया, माइनस कर दिया। क्लियर? तो यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहां पे, ठीक है जी। तो उसने पूछा है कि यहां पे देखिए ऑप्शन है दैट इज डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल। डिडक्शन माइनस कर देंगे तो ना तो वो बिजनेस का एक्सपेंस बनता है, ना तो वो बिजनेस की इनकम है, और ना ही वो इंटरेस्ट एडिशन टू द ड्राइंग्स माना जाता है। एडिशन ऐड ऑन करता है, सब्ट्रैक्शन माइनस कर देंगे, डिडक्शन माइनस कर देंगे। तो ये चीज आपका कैपिटल पे क्या इफेक्ट करती है वो आप सबको पेपर में बताना है। अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही आते हैं, बट वही चीज है, आपने जब टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर लिया है तो आपको उसको प्लस करना है या माइनस, वो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं, Which of the following is an example of the drawing? सिंपल, ड्राइंग की कोई एग्जाम्पल बताइए इन सब में से। तो ड्राइंग आप जान चुके हैं क्या होता है। अगला चलते हैं, ठीक है जी, एक एक करके मैं आपके सामने वर्ड पढ़ता हूं। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, भाई जो लोग काम ऑफिस में करते हैं, बैंक में काम करते हैं, किसी जम्मू यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, किसी भी एक रेलवे स्टेशन पे, तो स्टाफ को सैलरियां तो पे करनी है, तो वो बिजनेस का खर्चा ही हुआ ना, चाहे वो सरकारी है, पब्लिक है या प्राइवेट है, तो है तो बिजनेस का खर्चा, तो वो ये ऑप्शन नहीं होगा। कैश विड्रॉन फॉर द हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड होता है पर्सनल यूज, ठीक है जी,
तो मैं अभी आपको इसका सही आंसर यही है। इन सब में से ड्राइंग बताना, मैं फिर भी उनके दोनों जो ऑप्शन बचते हैं उनका रीजन क्या है? रेंट पेड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग, तो ये भी नहीं होगा भाई, मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग ली हुई है, इसको चलाना है तो मुझे रेंट पे करना है, ये मेरे बिजनेस का खर्चा है तो मुझे वो पे करना है, दैट इज नॉट फॉर द पर्सनल यूज। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी। अब लोगों ने बड़ी ब्राह्मणा, सांबा, गंग्याल में इतने इतने बड़े प्लांट लगाए हैं, तो वो मशीनें चलती हैं, उससे हमारी प्रोडक्शन होती हैं, वो हमारा एसेट्स क्रिएट करती हैं, उससे हमारी रिप्रोडक्शंस होती हैं, तो वो मैं अपने घर में नहीं, एक बिजनेस पर्पस के लिए चलाता हूं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? दैट इज फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंस। उसने ड्राइंग के बारे में पूछा, आपको सही ऑप्शन मार्क करना है, उसका सही कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर इट्स बैलेंस टू। देखिए, अगर हम ड्राइंग को क्लोज करते हैं, उसका ट्रांसफर बैलेंस जो होता है वो आपके किस अकाउंट को इफेक्ट करता है वो बताना है। देखिए, कैश ऑप्शन के तो इफेक्ट नहीं करेगा, ना तो वो ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ना तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, वो इफेक्ट करता है आपके कैपिटल। अब आप पूछेंगे सर क्यों? रीजन इज दैट, मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेनेशन दी कि कैपिटल से ड्राइंग जो होती है वो प्लस नहीं माइनस होती है। तो ड्राइंग का इफेक्ट जब ट्रांसफर बैलेंस क्लोज होता है, और ट्रांसफर बैलेंस जब भी क्लोज होता है वो बैलेंस, अगर फिर भी इसके अलावा अगर आपको पेपर में बैलेंस शीट का ऑप्शन दिखे तो तब आप उसे मार्क कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट शो होता है। जैसे इन्होंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, बट बैलेंस शीट का ऑप्शन नहीं बोला। अगर बैलेंस शीट का ऑप्शन होगा तब आपने वो मार्क करना है, अगर उनमें से कोई नहीं है तो इसका इफेक्ट हमारा कैपिटल अकाउंट्स पे होता है। तो आज इस लेक्चर में जो हमने एमसीक्यूज जो पढ़े हैं, ठीक है जी, तो एक मिनट रुक जाइए, ठीक है जी। तो आई होप आप सब ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मैंने पहले स्टार्ट में जिन एमसीक्यूज पे मैंने टॉपिक्स लाए हैं, ठीक है जी, और मैंने जो आज आपको टॉपिक पढ़ाया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस में मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आई होप आप इन सारे एमसीक्यूज को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर फिर भी इसके अलावा आपका इन्हीं एमसीक्यूज पे कोई डाउट, कोई क्यूरी है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स पे उसे अपनी राय रख सकते हैं। और आई होप इन लेक्चर्स को एंजॉय आपने सबने अच्छे से किया होगा। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर आप हमारे साथ इस लेक्चर को आगे सीरीज को चलाना चाहते हैं, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए सबसे पहले हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे तक उसकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह सके। और आने वाले जो भी हमारे अगले टॉपिक्स हो, जो भी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, तो मैं बहुत जल्द इसी तरह से एमसीक्यूज आप सबके लिए बनाकर लाऊंगा, ताकि आप पहले, और मेरी दोबारा लास्ट एक रिक्वेस्ट है, इन पे आने से पहले पिछले लेक्चर क्लियर नहीं तो ये आपको दिक्कत रही, और किसी भी टॉपिक को आप पढ़ लीजिए अकाउंट्स में, वो ऐसा ही पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। आई होप आप सबको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में आपके साथ कुछ नए एमसीक्यूज, और बहुत जल्द मैं आपके साथ एक लाइव क्लास भी लेने आऊंगा, तो आप सब तब भी मुझे अपने क्वेश्चंस के डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द आप सबके साथ नए लेक्चर, एक नई सीरीज, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड द सपोर्ट। आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।